बहुत शुक्रिया। ये इंटरनेट का बहुत इशू हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है। शायद बारिश की वजह से। मुझे लगता है कि मुझे अगले चैप्टर की तरफ मूव करना चाहिए और शेर व शायरी की बातें करनी चाहिए। कुछ नहीं, इंटरनेट का नेटवर्क का इशू है, तो बेहतर ये होगा कि अफसाने को यहीं पे रहने देते हैं और हम लोग शेर व शायरी की तरफ चलते हैं। ये पिछली दफ़ भी ऐसा ही हुआ था, वो सही लग रहा था। बहरहाल मैं आप लोगों से इतना अर्ज़ करूं कि दो एक चीज़ें। वालेकुम अस्सलाम जूही मलिक साहब। मैं दो एक बातें आपको बता रहा था कि एक हिस्सा मैंने अफसाने का पढ़ा। आपको कमोबेश आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के अफसाने मैं लिखता हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि आगे भी उसी तरह के अफसाने लिखूँ, क्योंकि वक्त के साथ, लिखने के साथ चीज़ें बदलती हैं। रियाज़त बहुत ज़रूरी है और उसके साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। तो मैं अब कुछ एक गज़ल और नज़्म पढ़ता हूँ। अफसाने का कार वाला हिस्सा। अच्छा चलिए मैं सुना देता हूँ। मैं सोच तो रहा था कि वो चीज़ें पढ़ूँ, लेकिन मैं अलग से वो सिर्फ वही हिस्सा पढ़ देता हूँ। मैं वही पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग गज़ल की तरफ बढ़ते हैं। उस शाम उस शाम उन्हें पहली दफ़ा समझ आई कि गुफ्तगू के लिए अल्फाज का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है। ये नॉर्थ कैंपस टाइटल स्टोरी है, उसका हिस्सा है। उस शाम पहली दफ़ा उन्हें समझ आई कि गुफ्तगू के लिए अल्फाज का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है। जिस वक्त दोनों घर पहुँचे, रोशनी पूरी तरह अंधेरे में जज्ब हो चुकी थी। बारिश कब रुकी इसका ध्यान किसी को नहीं रहा, मगर उनकी पुतलियों पर अनजान नगर का नक्शा मौजूद था। वो नक्शा महज एक हफ्ते में टूट कर बिखर गया जब एक दिन मोहा को पता चला कि मोहसिन मोहसिन लापता है। वो बाबा रेशी की दरगाह पर गई, मगर वहाँ भी उदासी का एक आलम तारी था। कोई कहता कि मोहसिन दहशतगर्द बन गया, कोई कहता कि उसे दहशतगर्द करार दिया गया और फिर गोली मार दी गई। जितने मुंह उतनी कहानियाँ। मगर 90 की उम्र पार कर चुके तस्लीम चचा ने खबर दी थी कि कल सुबह 4 लड़के क्रिकेट खेलकर मारुति कार से वापस आ रहे थे। वो जिस चौक से गुजरे, आर्मी को इत्तला की गई थी कि वहाँ कुछ दहशतगर्द सरगर्मी होने वाली है। आर्मी ने उन लड़कों पर गोली चला दी। 2 वहीं मारे गए जबकि 2 बुरी तरह घायल हो गए। तस्लीम चचा की बातों पर किसी ने गौर नहीं फरमाया। आर्मी ने गौर नहीं फरमाया। सबको यही लगा कि उन्होंने फिर से कोई ख्वाब देखा होगा। मौत के दिन करीब होने की वजह से वो कुछ भी बक रहे हैं। पूरी हकीकत उस वक्त जाहिर हुई जब कुछ दिनों बाद इंडियन आर्मी के चीफ ने खुद ये कहते हुए माफ़ी मांगी, हम इस हादसे के लिए शर्मिंदा हैं और आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। जो लड़के मारे गए उनके परिवार को 10 लाख और जो घायल हुए उन्हें 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया। बावजूद इसके लोगों के दिलों में इंडियन आर्मी अपने लिए मोहब्बत न जगा सकी। एक गैर मुल्की सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए तस्लीम चचा ने कहा, आर्मी सिर्फ कश्मीर को महफूज रखना चाहती है, कश्मीर के लोगों की उसे फिक्र ही नहीं है। मोहसिन की मौत से उसके अब्बा अम्मी को तकलीफ तो हुई ही थी, मगर उसकी इकलौती बहन उल्फत को सबसे ज़्यादा दुख हुआ था। लंबे वक्त तक एक दूसरे का आश्क पहुँचते पहुँचते मोहा और उल्फत कब एक दूसरे की आदत बन गए, पता ही नहीं चला। तो ये हिस्सा था जो नॉर्थ कैंपस टाइटल स्टोरी में एक ज़िक्र आता है, क्योंकि कैरेक्टर वहाँ का बेस्ड है। जो अब मैं आगे की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, अगले सेक्शन की तरफ, और उम्मीद है कि नेटवर्क अभी ठीक है और आगे भी ठीक रहेगा। तो हम लोग, हालांकि वक्त भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग कुछ बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
हम लोग कुछ एक गज़ल वगैरह की बात करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग सेशन एंड करेंगे। उसके बाद कुछ एक नज़में। तो मैं आपको पहले पहले नज़्म सुनेंगे या गज़ल सुनेंगे? चलिए गज़ल सुना देता हूँ। मेरे अलग जगहों पे बहुत सारे फरमाइशें आ रही हैं, तो मैं पहले नज़्म सुनाता हूँ, 2-3 नज़में, उसके बाद फिर कुछ एक गज़लें। एक नज़्म है जिसका उन्वान है उदास लड़का। ऐलान, होप सो। जी जी जी, मैं पढ़ता हूँ। 2-1 नज़में हैं, आप देख लें, उसके बाद फिर मैं गज़ल पढ़ूंगा। गज़ल, अच्छा चलिए मैं गज़ल पहले पढ़ देता हूँ। इरफान भाई पहले गज़ल सुनना चाहते हैं। अर्ज़ किया है कि तजरबा जो भी है मेरा, मैं वही लिखता हूँ। तजरबा जो भी है मेरा, मैं वही लिखता हूँ। मैं तसव्वुर के भरोसे पे नहीं बैठा हूँ। जी मैं नज़्म भी पढ़ दूंगा। इरफान भाई की फरमाइश आई है कि पहले मैं गज़ल पढ़ूं। पहले 2-1 गज़ल देख लें, फिर मैं नज़्म पढ़ूंगा। तो गज़ल का मतलब अर्ज़ किया है कि तजरबा जो भी है मेरा, बहुत शुक्रिया, आपको कहानी पसंद आई, बहुत शुक्रिया। तजरबा जो भी है मेरा, मैं वही लिखता हूँ। मैं तसव्वुर के भरोसे पे नहीं बैठा हूँ। और जब मैं बाहर से बड़ा सख्त नज़र आऊँगा, जब मैं बाहर से बड़ा सख्त नज़र आऊँगा, तुम समझना कि मैं अंदर से बहुत टूटा हूँ। जब मैं बाहर से बड़ा सख्त नज़र आऊँगा, तुम समझना कि मैं अंदर से बहुत टूटा हूँ। और जिसकी खुशबू मुझे बीमार किया करती है, जिसकी खुशबू मुझे बीमार किया करती है, मैं उसी कब्र पे फूलों की तरह खिलता हूँ। जिसकी खुशबू मुझे बीमार किया करती है, मैं उसी कब्र पे फूलों की तरह खिलता हूँ। और मेरा टूटा हुआ चश्मा ही भरोसा है मेरा टूटा हुआ चश्मा ही भरोसा है मेरा। अपनी आँखों से अपाहिज में कोई बच्चा हूँ। और डूबता देख रहा हूँ मैं खुदी में खुद को। डूबता देख रहा हूँ मैं खुदी में खुद को। जहन की शाख पे बैठा हुआ मैं हंसता हूँ। बहुत शुक्रिया कि डूबता देख रहा हूँ मैं खुदी में खुद को। जहन की शाख पे बैठा हुआ मैं हंसता हूँ। और शेर आखिर है कि मैंने एक नज़्म सी लड़की पे गज़ल लिखी थी। मैंने एक नज़्म सी लड़की पे गज़ल लिखी थी। और फिर यूं हुआ अफसाना बना फिरता हूँ। मैंने एक नज़्म सी लड़की पे गज़ल लिखी थी। और फिर यूं हुआ अफसाना बना फिरता हूँ। और अफसाना से एक याद आया, एक 2 शेर हैं कि वो ताल्लुक़ के जो गुज़रा है गुमा की सूरत। बहुत शुक्रिया। वो ताल्लुक़ के जो गुज़रा है गुमा की सूरत, उस ताल्लुक़ को दिलो जान से निभाया है बहुत। वो ताल्लुक़ के जो गुज़रा है गुमा की सूरत, उस ताल्लुक़ को दिलो जान से निभाया है बहुत। फिर तेरी याद में हमने कोई अफसाना लिखा। फिर तेरी याद में हमने कोई अफसाना लिखा। और किरदार को बेवजह रुलाया है बहुत।
वो ताल्लुक़ के जो गुज़रा है गुमा की सूरत, उस ताल्लुक़ को दिलो जान से निभाया है बहुत। फिर तेरी याद में हमने कोई अफसाना लिखा, और किरदार को बेवजह रुलाया है बहुत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मैं कुछ और, फिर तेरी याद में हमने, बिल्कुल बिल्कुल मैं पढ़ देता हूँ। फिर तेरी याद में हमने कोई अफसाना लिखा, और किरदार को बेवजह रुलाया है बहुत। जी वो नज़्म जो डॉन न्यूज़पेपर में आई थी, वो दरअसल एक नज़्म है जो इंडियन माइथोलॉजी हम सब ने बचपन में पढ़ी सुनी होगी। रामायण की एक कैरेक्टर है उर्मिला, तो उर्मिला के बारे में वो नज़्म थी। और उर्मिला को लेकर 3-4 राइटर्स ने पहले लिखा हुआ था, लेकिन ये कैरेक्टर मुझे बहुत फैंटेसाइज करता था, अट्रैक्ट करता था अपनी ओर। उसकी बड़ी वजह थी कि मैं हमेशा सोचता था कि उर्मिला एक ऐसा किरदार है रामायण का, जब आप गौर से पढ़ेंगे या कहानी सुनेंगे देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि शादी के ठीक बाद राम की वाइफ उनके साथ होती है, भले ही वो जंगल में होते हैं। भरत और शत्रुघ्न की भी वाइफ उनके साथ होती है, सिर्फ लक्ष्मण की वाइफ साथ नहीं होती है, यानी कि उर्मिला। और आप इमेजिन कीजिए 18, 20, 21 साल की लड़की की शादी हो और 14 साल तक उसका हस्बैंड उसके साथ ना हो, तो उस लड़की की सेक्सुअल डिज़ायर के बारे में किसी ने बात नहीं की। या जिन लोगों ने मुझसे पहले उर्मिला पर नज़में कहीं या फिर या मजमून लिखे, उन लोगों ने उर्मिला पर बात तो की, उर्मिला के दुख की बात की, लेकिन उर्मिला के सेक्सुअल डिज़ायर की बात किसी ने नहीं की। और ख़ासकर हम सब जानते हैं कि हिंदू ट्रेडिशन में 7 जन्मों के लिए एक बार शादी, यानी 7 जन्मों के लिए उसकी बीबी हो जाती है। उसका एक अलग फिलॉसफी है कि वो 7 जन्म बेसिकली वो 7 जन्म नहीं है, बेसिकली 7 बॉडीज़ के बारे में बात की गई है। वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम फिर कभी बात कर सकते हैं। लेकिन कभी जब उर्मिला किसी और को अपने हस्बैंड के साथ देखती होगी तो वो उस 20-21 साल की लड़की पे क्या गुजरती होगी और किस तरह से उसने 14 साल गुजारे होंगे, उस चीज़ को लेके वो नज़्म है। वो नज़्म यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप सुन सकते हैं। मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है tripurari.org पे। और मैं फ़िलहाल गज़ल की तरफ आता हूँ, फिर मैं नज़्म की तरफ जाऊँगा तो मैं उर्मिला भी सुना दूँगा। तो गज़ल का मतला अर्ज किया है कि खुद को यकजा करते करते मैं हरसू हो जाऊंगा। खुद को यकजा करते करते मैं हरसू हो जाऊंगा, जैसे अपनी ही बातों का एक पहलू हो जाऊंगा। कि खुद को यकजा करते करते मैं हरसू हो जाऊंगा, जैसे अपनी ही बातों का एक पहलू हो जाऊंगा। और शेर बतौर ख़ास ये अर्ज किया है कि रोते 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 आखिर एक दिन क्या होगा। रोते 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 आखिर एक दिन क्या होगा। धीरे 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 मैं आंसू हो जाऊंगा। कि रोते 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 आखिर एक दिन क्या होगा। धीरे 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 मैं आंसू हो जाऊंगा। और उसके होंठ पे अब तक मेरा पहला बोसा जिंदा है। उसके होंठ पे अब तक मेरा पहला बोसा जिंदा है, यानी उसके ज़हनो दिल की मैं खुशबू हो जाऊंगा। यानी उसके ज़हनो दिल की मैं खुशबू हो जाऊंगा। और उसके बिन तो सारा जीवन जैसे काली रातें हैं। उसके बिन तो सारा जीवन जैसे काली रातें हैं। जब भी उसको याद करूंगा मैं जुगनू हो जाऊंगा।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको शेर पसंद आ रहे हैं, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका। कि रोते 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 आखिर एक दिन क्या होगा, धीरे 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 मैं आंसू हो जाऊंगा। और उसके बिन तो सारा जीवन जैसे काली रातें हैं, जब भी उसको याद करूंगा मैं जुगनू हो जाऊंगा। और उससे मिलना जुलना अब तो ख्वाबों ही की बातें हैं, उससे मिलना जुलना अब तो ख्वाबों ही की बातें हैं। पर ख्वाबों में देख लिया तो बेकाबू हो जाऊंगा, पर ख्वाबों में देख लिया तो बेकाबू हो जाऊंगा। और शेर आखिर है कि उसकी आँखों का सोनापन जब जब याद करूंगा मैं, उसकी आँखों का सोनापन जब जब याद करूंगा मैं, उसकी आँखों के जंगल का एक आहू हो जाऊंगा। जब भी याद करूंगा उसको मैं जुगनू हो जाऊंगा। एक और गज़ल मैं पढ़ देता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरे भीतर तू जिंदा है, तेरे भीतर जिंदा मैं। कि मेरे भीतर तू जिंदा है, तेरे भीतर जिंदा मैं। मुझ में मुझसे ज़्यादा तू है, तुझ में तुझसे ज़्यादा मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे भीतर तू जिंदा है, तेरे भीतर जिंदा मैं। मुझ में मुझसे ज़्यादा तू है, तुझ में तुझसे ज़्यादा मैं। और मैंने जब जब तुझको सोचा मेरे जहन में फूल खिले। मैंने तुझको जब जब सोचा मेरे जहन में फूल खिले। यानी दुख का जंगल तू है और जंगल से गुज़रा मैं। यानी दुख का जंगल तू है और जंगल से गुज़रा मैं। और सारी दुनिया गहरी काली रातों का सन्नाटा है। सारी दुनिया गहरी काली रातों का सन्नाटा है। सारी दुनिया गहरी काली रातों का सन्नाटा है। तू एक नूर की किरणें और उस नूर का साया मैं। और जिस्मों की तन्हाई में हम एक सदी से फिरते हैं। जिस्मों की तन्हाई में हम एक सदी से फिरते हैं। तू मस्जिद की एक अज़ां है और कोई वीराना मैं। तू मस्जिद की एक अज़ां है और कोई वीराना मैं। और हम दोनों जिस डोर से बंधे उसका नाम मोहब्बत है। हम दोनों जिस डोर से बंधे उसका नाम मोहब्बत है। एक ही सच है इस दुनिया में, तू मेरी और तेरा मैं। एक ही सच है इस दुनिया में, तू मेरी और तेरा मैं। जी मैं नज़्म की तरफ आता हूँ। मैं नज़्म के बहुत फरमाइशें आ रही हैं, मैं नज़्म भी पढ़ देता हूँ। और बारिश, क्योंकि मानसून आ गया है, दो एक शेर मैं बारिश पे पढ़ता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले एक शेर ईद के लिए एक शेर था जो बहुत मकबूल हुआ, जो हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक लोगों ने बहुत कोट किया। और उसके अलग अलग वर्जन्स इंटरनेट पे मिल जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सही शेर मैं पढ़ दूँ ताकि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। वो शेर दरअसल यूँ है कि ए हवा, ए हवा जाके उसे ईद मुबारक कहियो। ए हवा जाके उसे ईद मुबारक कहियो, और कहियो कि कोई याद किया करता है। तो ये सही शेर है। कुछ एक शेर मैं बारिश पे पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग नज़्म की तरफ जाएंगे। शेर है कि
कितनी दिलकश हैं ये बारिश की फुहारें, लेकिन कितनी दिलकश हैं ये बारिश की फुहारें, लेकिन ऐसी बारिश में मेरी जान भी जा सकती है। कितनी दिलकश हैं ये बारिश की फुहारें, लेकिन ऐसी बारिश में मेरी जान भी जा सकती है। तुम मेरे पास ना आओ कि यही बेहतर है, तुम मेरे पास ना आओ कि यही बेहतर है। पास आने से तो पहचान भी जा सकती है। तुम मेरे पास ना आओ कि यही बेहतर है, पास आने से तो पहचान भी जा सकती है। और एक शेर है कि मेरे भीतर कहीं बारिश हुई है, मेरे भीतर कहीं बारिश हुई है, नशेबों की तरह दिल भर गया है। मेरे भीतर कहीं बारिश हुई है, नशेबों की तरह दिल भर गया है। बहुत सी फरमाइशें आ रही हैं मेरे इनबॉक्स में। मैं एक गज़ल और पढ़ देता हूँ, इसके बाद हम लोग नज़्म की जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। पास आने से तो पहचान भी जा सकती है। मैं एक आखिरी गज़ल पढ़ता हूँ, फिर इसके बाद दो एक नज़में पढ़ूँगा। बहुत सारी फरमाइश। मैं एक आखिरी गज़ल पढ़ता हूँ, फिर मैं नज़्म की तरफ चलूँगा। मतलब यूँ अर्ज किया है कि रफ्ता रफ्ता सूखेंगे या और हरे हो जाएंगे, रफ्ता रफ्ता सूखेंगे या और हरे हो जाएंगे। गौर से देखो फिर बतलाओ, जख्म मेरे भर पाएंगे। कि रफ्ता रफ्ता सूखेंगे या और हरे हो जाएंगे, ध्यान से देखो फिर बतलाओ, जख्म मेरे भर पाएंगे। और एक मुसलसल मौत है, एक मुसलसल मौत है जिसको हमने चुना है अपने लिए। एक मुसलसल मौत है जिसको हमने चुना है अपने लिए, यानी अपने जीवन को हम जीवन भर ठुकराएंगे, यानी अपने जीवन को हम जीवन भर ठुकराएंगे। और उसके दुख के बादल पर तो सिर्फ हमारा ही हक है, उसके दुख के बादल पर तो सिर्फ हमारा ही हक है। उसके दुख की सारी बारिश हम खुद पर बरसाएंगे। और हिज्र की फुर्सत में आखिर को बैठे बैठे क्या होगा, हिज्र की फुर्सत में आखिर को बैठे बैठे क्या होगा। उसकी उजली उजली बातें हम दिल में दफनाएंगे। और अब तो हर एक धड़कन मेरी इस आदत से वाकिफ़ है, अब तो हर एक धड़कन मेरी इस आदत से वाकिफ़ है। उसको याद करेंगे जब भी शेर नया फरमाएंगे। और शेर आखिर है कि जाने कितनी सदियां बीती, जाने कितनी सदियां बीती, मैंने सांस नहीं ली हैं। जाने कितनी सदियां बीती, मैंने सांस नहीं ली हैं। तुमको क्या लगता है आखिर हम कब तक मर जाएंगे। कि जाने कितनी सदियां बीती, मैंने सांस नहीं ली है। जाने कितनी सदियां बीती, हमने सांस नहीं ली है। तुमको क्या लगता है आखिर हम कब तक मर जाएंगे। रफ्ता रफ्ता सूखेंगे या और हरे हो जाएंगे। गौर से देखो फिर बतलाओ, जख्म मेरे भर पाएंगे। तो ये कुछ एक गज़लें थीं। मैं अब कुछ एक नज़्म की तरफ चलता हूँ। नज़्म कौन सी सुनाऊँ मैं। एक तो उर्मिला के लिए फरमाइश आई है, चलिए मैं उर्मिला ही सुना देता हूँ।
उससे पहले एक मुख्तसर सी नज़्म है जो मेरे सामने आ गई है। नज़्म का उन्वान है माचिस। मेरा दिल मेरा दिल एक माचिस की तरह है, और सारी धड़कनें दिल की हैं जैसे तीलियां इसकी। मेरा दिल एक माचिस की तरह है, और सारी धड़कनें दिल की हैं जैसे तीलियां इसकी। हर एक तीली के गूंगे सिरे पर सूखता बारूद, जैसे दर्द का टुकड़ा। जलाता हूँ मैं जब भी तीलियों को, दर्द मेरे राख की सूरत अचानक झरने लगते हैं। मगर मैं कुछ दिनों से रात दिन महसूस करता हूँ कि सारी तीलियां अब गीली रहती हैं। हजारों कोशिशों के बाद भी जलती नहीं मुझसे। ये किसकी याद की बारिश मुझे नम कर गया है। सॉरी, ये किसकी याद की बारिश मुझे नम कर गई है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जाने कितनी सदियां बीती हमने सांस नहीं ली हैं। तुमको क्या लगता है आखिर हम कब तक मर जाएंगे। हजारों कोशिशों के बाद भी जलती नहीं मुझसे। ये किसकी याद की बारिश मुझे नम कर गई है। मैं एक आखिरी नज़्म पढ़ देता हूँ उर्मिला, और फिर हम लोग अगले किसी मंजिल पे मिलेंगे। एक और छोटी सी नज़्म आ गई है, वो भी सुना देता हूँ मैं, क्योंकि ये भी बरसात से जुड़ी हुई है। जिक्र। अजब मौसम है ये बरसात मौसम। नज़्म का उन्वान है जिक्र। अजब मौसम है ये बरसात का मौसम, मुसलसल आसमां से टूटता पानी भिगोता जा रहा है जिस्म जाँ को हर घड़ी, लेकिन जलन कुछ कम नहीं होती है सीने की। जिसे भी सोचता हूँ मैं, जिसे भी देखता हूँ मैं, हर एक शय ऐसे लगती है कि जैसे राज कोई दफन होता है किसी दिल में। कहीं पर कुछ नहीं खुलता, कहीं पर कुछ नहीं खुलता, मगर खिड़की के शीशों पर अभी बारिश की बूंदें हैं जो मुझसे जिक्र करती हैं तुम्हारा। और तुम्हारा नाम सुनते ही मेरे लब खुश्क होते जा रहे हैं। और तुम्हारा नाम सुनते ही मेरे लब खुश्क होते जा रहे हैं। अब मैं आखिरी नज़्म पढ़ देता हूँ जिसका उन्वान है उर्मिला। बहुत शुक्रिया, आप लोग को मेरी नज़में पसंद आ रही हैं, गज़लें पसंद आ रही हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये उर्मिला नज़्म बस मिल जाए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें, हाँ मिल गया। नज़्म का उन्वान है उर्मिला। ये रामायण जो हिंदुस्तान की रग रग में शामिल है, ये रामायण जो हिंदुस्तान की रग रग में शामिल है, जिसे एक वाल्मीकि नाम के शायर ने लिखा था, बहुत ही खूबसूरत एक एपिक है। फसाना दर फसाना बात कोई मुंजमिद है, इमोशन कैद हैं लाखों तरह के, कई किरदार हैं जो साहिबे किरदार लगते हैं। मगर एक बात है जो मुद्दतों से मुझको खलती है, कि अफसाने में सबके दर्द व गम का जिक्र मिलता है, मगर वो एक लड़की फूल से भी 100 गुना नाजुक जो सीता की बहन थी, और जिसकी मांग में सिंदूर भरते वक्त ही श्री राम के भाई लखन ने आग की मौजूदगी में ये कहा था, और जिसकी मांग में सिंदूर भरते वक्त ही श्री राम के भाई लखन ने आग की मौजूदगी में ये कहा था, मैं तुमसे ज़िंदगी भर इश्क फरमाया करूँगा, और साये की तरह से साथ में हरदम रहूँगा। जो लड़की एक पल में 7 जन्मों के लिए बीवी लखन की हो गई थी, वही लड़की जिसे सबूर मिला कहकर बुलाते थे, जो अपने बाप के सीने से लगकर वक्त रुखसत खूब रोई,
उसके अश्कों से फसाने का कोई हिस्सा कहीं भीगा नहीं है और उसके दर्द की कोई निशानी तक नहीं मिलती। मगर सच है कि रामायण में वैसा गमज़दा किरदार कोई भी नहीं मिलता। मैं उस किरदार से खासा मुतासिर हूँ कि जब 14 बरस के वास्ते श्री राम को वनवास जाना था, आमादा थे लखन भी भाई की सेवा में जाने को। ज़रा सा भी नहीं सोचा कि जिस लड़की से पूरी ज़िंदगी का रब्त जोड़ा है, कि जिसने खूबसूरत नैन में कुछ ख्वाब बोए हैं, उसे किसके सहारे छोड़कर वो जा रहे हैं। मगर वो उर्मिला को छोड़कर भाई के पीछे चल पड़े। कोई तड़पती आरजू सी उर्मिला के होंठ से गिरकर कई टुकड़ों में नीचे फर्श पर बिखरी हुई थी। जोर से आवाज़ नन्ही फड़फड़ाई और ज़ख्मी हो गया था प्यार का वो एक दामन, जो कभी फूलों की खुशबू में भिगोया था। महज कांटे ही कांटे हर तरफ थे, एक इमारत बनने से पहले ही टूटी थी। तो यानी उर्मिला 14 बरस तक खलबतों के मौसमों से रोज़ लड़ती थी। सहेली साथ थी लेकिन सभी खुशियों को इग्नोर करती थी। तमन्नाएं अगर बादल की तरह घिरने लगती थीं, तमन्नाओं की बारिश में नहाने से वो बचती थी। चुरा लेती थी वो आँखें अगर गलती से कोई आईना तारीफ़ कर देता। हवाएं जिस्म में उसके अगर सिहरन जगा देती तो ख़ुद को अपनी ही बाहों में भरकर खुद से ये कहती, लखन आएंगे जल्दी मान भी जाओ बहारों, और सो जाओ सितारों तुम, कि मुझको रात दिन जगने की आदत हो गई है और मोहब्बत के लिए ये उम्र की दौलत पड़ी है। मगर जब ख्वाहिशों के बांध अक्सर टूटते होंगे तो फिर सैलाब में क्या क्या न बहकर खो गया होगा। हजारों अधखिले अरमान भी मुरझा गए होंगे। तबस्सुम ने किसी पल डस लिया होगा लबों को गर, तो सारा जहर मौका देखकर उसके बदन में रक्स करता फिर रहा होगा। कभी कोयल की काली कूक अगर कानों में पहुंची हो तो शिरयानों में बहता खून सारा जम गया होगा। पराए मर्द का कोई तसव्वुर करने से पहले वो लड़की डर गई होगी, अचानक मर गई होगी। तो ये नज़्म थी उर्मिला, जिसका ज़िक्र हिंदुस्तान में इंडियन एक्सप्रेस ने, द प्रिंट ने और पाकिस्तान के अखबार डॉन ने किया था। एक मजमून लिखा गया था, उसमें इस नज़्म का ज़िक्र था, जिसका ज़िक्र अभी प्रतिमा जी कर रही थी। तो दोस्तों, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है और जाहिर है हम सब के पास कुछ ना कुछ काम होगा, तो हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। बहुत मुमकिन है कि जल्द से जल्द ये जो दौरे तन्हाई है वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद हम लोग रूबरू हो सकेंगे एक दूसरे से। शायद आप इस तरफ आएँ, शायद मैं आपकी तरफ आऊँ, लेकिन बहुत जल्द मिलेंगे इस वायदे के साथ। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो मुझसे मुतालिक तो आप मुझे फेसबुक पे ऐड कर सकते हैं या मेरी वेबसाइट है tripurari.org। मैं हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हूँ। किसी भी तरह की अभी जो कुछ भी मैंने पढ़ा उससे मुतालिक या किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने इतना वक्त दिया और मुझे सुना और मुझे अपना मेहमान बनाया, अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन का मेहमान बनाया। सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं इरफान भाई का, जिन्होंने मौका फराहम करवाया। बहुत जल्द मुलाकात होगी। फ़िलहाल अलविदा।